हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक। हैदराबाद में चांद नज़र आ गया। हैदराबाद में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दकन का माहाना इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह रमज़ानुल मुबारक आज शाम सदर मजलिस उलमाए दकन मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद चांद नज़र आने का ऐलान करते हुए बताया गया है कि मंगल 12 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन रियासत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि 11 मार्च 2024 को चांद नज़र आ गया है, इसलिए मंगल 12 मार्च को एक्कुम रमज़ान होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इस माह मुक़द्दस में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और मुसलमान इस महीने में रोज़े रखते हैं। साथ ही नमाज की पाबंदी की जाती है और ज़कात और फितरा के नाम पर गरीबों को बड़े पैमाने पर सदका देते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना मिसाली ज़िंदगी की तहरीक देता है। उन्होंने याद दिलाया कि रमज़ानुल मुबारक का त्यौहार तमाम बनी नौ इंसान को इंसानी खिदमत का पैगाम देता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना ने सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है और रियासती हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की बेहतरी के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान में मुस्लिम मुलाजिमीन के काम के औकात में की कमी। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रमज़ान के दौरान 1 घंटा पहले दफातर या स्कूल छोड़ने की इजाज़त दी है, जो 12 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक लागू है। ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड्स और पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन पर लागू होता है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन रमज़ान के दौरान शाम 4 बजे छुट्टी कर सकते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में इन्हें शाम 4 बजे दफातर या स्कूल छोड़ने की इजाज़त है। यह हुक्म चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने जारी किया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत वादों की तकमील में नाकाम, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना अवाम को कांग्रेस को बरसर इख्तियार लाने का अफसोस है और इन्हें अपनी गलती का पूरी शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है। कामारेड्डी असेंबली हल्के में पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं उनकी तकमील में वो नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के 3 महीने की तकमील के बावजूद जमानतों पर अमलावरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के अवाम ने कांग्रेस की जमानतों पर भरोसा किया, लेकिन आज वो मायूस हैं। केटीआर ने कहा कि हर तारीकी के बाद रोशनी यकीनी है, इसी तरह आइंदा चंद दिनों बाद बीआरएस भी तारीकी से रोशनी में आ जाएगी। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सुबह उठते ही केसीआर पर तनकीद करना उनका मामूल बन चुका है। जिस तरह इंतखाबात में आवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया गया, इसी तरह केसीआर और बीआरएस हुकूमत के खिलाफ इल्जाम तराशी की जा रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो इल्जाम तराशी से गुरेज करें। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमलावरी आखिर कब होगी। 2028 में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहूंगा। बीजेपी के रुकन असेंबली के वेंकट रमना रेड्डी ने यह कहते हुए सियासी हल्कों में हलचल पैदा कर दी है कि वो साल 2028 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे। कामारेड्डी असेंबली हल्के से मुंतखब वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि वो साल 2028 में चीफ मिनिस्टर बनने की मनसूबाबंदी में हैं। रियासत में 2028 में बीजेपी हुकूमत यकीनी है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर बीजेपी हुकूमत तश्कील नहीं पाती तो वो सियासत से सबकदोशी इख्तियार कर लेंगे। कामारेड्डी बीजेपी रुकन असेंबली साबिक में भी इस तरह के सनसनीखेज बयान दे चुके हैं। वाज़ेह है कि बीआरएस और बीजेपी कायदीन लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की पेशकशियां कर रहे हैं। ऐसे में वेंकट रमना रेड्डी के बयान ने सियासी हल्कों में एक नई बहस छेड़ दी है। विकाराबाद में सड़क हादसा, कार का इंजन उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में कार का इंजन सड़क पर गिर गया और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के पोडूर मंडल की हैदराबाद बीजापुर मेन रोड पर उस वक्त पेश आया जब सीमेंट के टैंकर ने कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि कार का इंजन उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे के साथ ही मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मार्च के अख्ताम तक मौसम गर्मा उरूज पर पहुंच जाएगा। तेलंगाना में जारी मार्च के अख्ताम तक मौसम गर्मा उरूज पर पहुंच जाएगा और कई अजला में दर्ज हरारत 42 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस होने का खदशा है। माह मार्च के आगाज़ के साथ ही शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत 38 से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और आइंदा दिनों दर्ज हरारत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। बताया जाता है कि आइंदा दिनों दर्ज हरारत में इजाफे के नतीजे में शहर और अजला में गर्म हवाएं चलने का खदशा है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो सकती हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी कंसल्टेंट YV रामाराव ने गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त में इजाफे पर
कहा कि जारी महीने के अख्ताम तक कई अजला में गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे से बास अजला में बारिश के इम्कानात भी हैं। उन्होंने बताया कि अजला में दर्जे हरारत में इजाफे की सूरत हाल के सबब बास मुकामात पर बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। मिस्टर YV रामाराव के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा हफ्ते के बाद से दिन के अलावा रात के औकात में भी गर्मी में इजाफा होगा और गर्म रातों का सिलसिला शुरू होगा। मौसम में गर्मा और शहर में दर्जा हरारत में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि आवाम को धूप के औकात में घरों से निकलने से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफा और गर्म हवाओं से लू लगने के वाक़यात में इजाफा होने का खदशा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुदूद में भी गर्मी में इजाफा हुआ है और कहा जा रहा है कि मेदक रंगारेड्डी में भी दर्जा हरारत में इजाफा होगा। खम्मम, आदिलाबाद और दीगर मुकामात पर आइंदा 2 से 3 हफ्तों में सख्त गर्मी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिलासूदी खर्च की फराहमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने, जो वजारत फाइनेंस का खलमदान में रखते हैं, कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनका जाती बिजनेस चलाने के लिए 12 मार्च से बिलासूदी खर्च फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माइक्रो और छोटी सनतें कायम करने के लिए खर्च फराहम किया जाएगा और कहा कि हुकूमत उनके बिजनेस और इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए हर किस्म की मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद खवातीन को कामयाब एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बड़े बस टर्मिनल्स में मुनासिब सिक्योरिटी की कमी। बेंगलुरु में हुए बम धमाके के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद 2 बड़े बस टर्मिनल्स में मुनासिब सिक्योरिटी मौजूद न होने के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि शहरियों बिलखुसूस बस मुसाफिरीन में बस टर्मिनल की सिक्योरिटी के सिलसिले में तशवीश पाई जाने लगी है। मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मेटल डिटेक्टर की तनसीब अमल में लाई गई थी, लेकिन अब ये मेटल डिटेक्टर गैर कारगर हो चुके हैं और ओहदेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। महात्मा गांधी बस स्टेशन और जुबली बस स्टेशन शहर हैदराबाद के 2 बड़े बस स्टेशन में शुमार किए जाते हैं और महात्मा गांधी बस स्टेशन से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों के मुताबिक डेली 4000 बसों की आमदोरफ्त होती है। लेकिन इमलीबन बस स्टेशन की निगरानी के लिए जुमला 127 CCTV कैमरे मौजूद हैं, जिनमें महज 89 CCTV कैमरे कारगर हैं, जबकि मेटल डिटेक्टर की किसी को कोई परवाह नहीं है। MGBS में मुसाफिर के दाखिले के लिए जुमला 3 रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ते पर मेटल डिटेक्टर मौजूद है, लेकिन वो भी गैर कारगर है और ओहदेदारों की जानिब से इसे तब्दील करने या इसकी मरम्मत के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। MGBS हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा बस स्टेशन है, जहां 70 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो कि 20 एकड़ पर मुहित है और यहां से बसें सिर्फ तेलंगाना के अजला को नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के लिए भी रवाना होती हैं। इसी तरह जुबली बस स्टेशन, जो कि सिकंदराबाद में मौजूद है, वहां भी कोई खास सिक्योरिटी इंतजाम मौजूद नहीं है और ना ही मुसाफिरीन की तलाशी या मेटल डिटेक्टर के जरिए जाँच की कोई सहूलत मौजूद है। MGBS के अलावा जुबली बस स्टेशन में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात के सिलसिले में मुसाफिरीन की जानिब से कई शिकायत की जा चुकी हैं और MGBS इमलीबन के बाज़ हिस्सों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के सिलसिले में भी कई शिकायत मौसूल होती रही है। इसके बावजूद इस वसी और अरीस बस टर्मिनल के सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने के सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जो कि मुसाफिरीन के लिए तकलीफ का बाइस है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों का कहना है कि बस टर्मिनल के सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने के अलावा इतराफ़ व किनाफ के इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर रोक लगाना महकमे पुलिस की जिम्मेदारी है और महकमे पुलिस के ओहदेदारों की जानिब से मुसाफिरीन की सिक्योरिटी के सिलसिले में दरियाफ्त किए जाने पर कहा जाता है कि वो इलाके को महफूज रखने के लिए मुसलसल निगाह रखे हुए हैं। मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली मदद। वज़ीर आला तेलंगाना ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का किया आगाज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में कांग्रेस की 6 जमानतों में से एक इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत अपनी खुद की अराजी रखने वाले अफराद जो मकान की तामीर के अहल हैं, इनको हुकूमत 5 लाख रुपए की माली मदद करेगी। अवामी हुक्मरानी की खुसूसी मुहिम के तहत तमाम रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुजार अहल करार पाएंगे। सराफा मार्केट में सोने और चांदी की चमक में इजाफा। चेन्नई में सोना 66,000 रुपए के पार कर गया। मुल्क की सराफा मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। इस इजाफे की वजह से मुल्क के कई सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 66,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 61,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह के करीब पहुंच गया है। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 66,000 रुपए और 22 कैरेट सोना 61,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह को उबूर कर गया है। सोने की तरह चांदी में भी आज इजाफा देखा गया। बाजार में तेजी की वजह से दिल्ली के सराफा मार्केट में आज चांदी 75,600 रुपए फी किलो की सतह पर चल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 66,410 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 60,890 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 66,260 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों
में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 66,260 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 60,740 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। नीट रजिस्ट्रेशन की तारीख में 16 मार्च तक तोसी कर दी गई। एमबीबीएस और इससे मुल्हिका डिग्री कोर्सेस में शिरकत के एग्जाम नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 16 मार्च तक बढ़ा दी गई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के जरिए मुल्क भर में एमबीबीएस और तिब से मुल्हिका डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए लाजमी है। इस अहलियत एग्जाम का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इनकाद अमल में लाती है। ताहल नीट के लिए 25 लाख तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दरख्वास्तों और रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स की सहूलत की खातिर NTA ने इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के वक्त को 16 मार्च 10:50 रात तक तौसी कर दी है। ये एग्जाम्स 5 मई से मुल्क के 14 शहरों में मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में CAA नाफिज करने का नोटिफिकेशन हुआ जारी। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में CAA नाफिज करने के फैसले पर अमलावरी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा इंतखाब से पहले अपने मंशूर में शहरियत तरमीम कानून CAA को शामिल किया था और अब 2024 लोकसभा इंतखाब के ऐलान से ऐन पहले इसको पूरे मुल्क में नाफिज करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी ममालिक की अखिलियतों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी। इसके लिए इन्हें मरकजी हुकूमत के ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त दाखिल करना होगा। वाज़ेह है कि अखिलियतों और शुमाल मशरक़ी रियासतों की जानिब से CAA के निफाज के खिलाफ एहतजाज के बावजूद मरकज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियत तरमीमी कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नारवा सुलूक के शिकार अखिलियतों यानी ईसाइयों, बुद्धों और जैन मजहब के अहल अफराद हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे। CAA पर केरला के वज़ीर आला ने कहा लागू नहीं होने देंगे कानून। अवैसी ने कही ये बात। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद आज से शहरियत तरमीमी कानून 2019 नाफिज हो गया है। 4 साल से ज़्यादा अरसे तक लटके रहने के बाद अब मरकजी हुकूमत ने इसे नाफिज करने का फैसला किया। ऐसे में इस हवाले से सियासत तेज़ हो गई है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस कानून को अपनी रियासत में लागू नहीं होने देंगे। वहीं SP सरबराह अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तक ने इसकी मुखालिफत की है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी CAA की मुखालिफत करते हुए बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले इलेक्शन का मौसम आएगा, फिर CAA रूल्स आएगा। हमारा एहतजाज CAA के हवाले से वही है। ये एक तकसीम करने वाला कानून है जिसका मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। आप किसी भी मजलूम को शहरियत दे सकते हैं, लेकिन मजहब की बुनियाद पर ऐसा ना करें। हुकूमत को बताना चाहिए कि इसने इस कानून को 5 साल तक क्यों इल्तवा में रखा, अब इस पर अमल दरामद क्यों हो रहा है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुल्क के शहरी रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए शहरियत कानून लाने से क्या होगा। अवाम अब बीजेपी के खलफशार की सियासत के खेल को समझ चुके हैं। बीजेपी हुकूमत को बताना चाहिए कि इनके 10 साल के दौरे हुकूमत में लाखों शहरी मुल्क की शहरियत छोड़कर क्यों चले गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब देना पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पूछा कि CAA को लागू करने में इतनी ताखिर क्यों हुई। अगर ताखिर हुई तो इंतखाबात के बाद इस पर अमल दरामद करते तो इसमें क्या हर्ज था। इनका एक ही मकसद है कि हर मसले को हिंदू मुस्लिम में तब्दील किया जाए। आइन के तहत हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने का हक हासिल है। अगर कोई कानून ये कहता है कि मजहब की बुनियाद पर कौन शहरी बन सकता है और कौन नहीं, तो ये आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। AIMIM महाराष्ट्र की 6 लोकसभा सीटों से उम्मीदवार खड़ा करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा इम्तियाज जलील ने पीर को कहा कि पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करने के लिए महाराष्ट्र में लोकसभा की 6 सीटों की निशानदही की है। औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इन 6 सीटों की तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने ये भी कहा कि ये 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा कि वो आइंदा इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मामला, सुप्रीम कोर्ट ने SBI की दरख्वास्त कर दी खारिज। कल तक तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राहत देने से इनकार करते हुए कल तक इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश करने की हिदायत दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सियासी जमातों को मौसूल होने वाले हर इलेक्ट्रल बॉन्ड की तफसीलात जाहिर करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ाने की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात कल तक फराहम करे और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च तक शाया करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की तफसीलात शाया करने के लिए 30 जून तक का वक्त तलब किया गया था। अदालत ने SBI से कहा कि वो 12 मार्च तक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की तफसीलात का इंकिशाफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को खबरदार किया है कि अगर बैंक बॉन्ड्स की तफसीलात 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के हवाले नहीं करता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज फटकार लगाई है और हिदायत दी है कि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की मुकम्मल तफसील पेश की जाए। अदालत उस्मा की हिदायत के बाद अपोजिशन पार्टियों ने मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि 100 दिन में स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाने का वादा करके इख्तियार में आई हुकूमत अपने ही बैंक का डेटा छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सर के बल खड़ी हो गई। उन्होंने मजीद लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तानी तारीख का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो बदउनवान सनतकारों और हुकूमत के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असल चेहरा मुल्क के सामने लेकर आएगा। अपने पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी ने लिखा है कि क्रोनोलॉजी वाज़ेह है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर रहम की बारिश और आवाम पर टैक्स की मार, यही है मोदी सरकार। ज्ञानवापी के बाद अब भूतशाला का होगा एएसआई सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया हुक्म। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार वाक़े भूतशाला का सर्वे कराने से मुताल्लिक़ हुक्म जारी कर दिया है। यानी ज्ञानवापी मस्जिद इहाते की तरह ही भूतशाला का भी एएसआई सर्वे होगा। इस मामले पर समाअत के बाद पीर के रोज़ अदालत ने एएसआई को 5 माहिरीन की टीम बनाने के लिए कहा है। बताया जाता है कि 6 हफ्तों में इस टीम को अपनी रिपोर्ट तैयार करके अदालत के हवाले करनी होगी। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूतशाला सर्वे के ताल्लुक से जारी अदालती हुक्म की कॉपी शेयर की है और इसके साथ लिखा है कि मध्य प्रदेश में भूतशाला यानी धार के एएसआई सर्वे के लिए मेरी गुजारिश को इंदौर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। दी गई जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। अदालत का कहना है कि जीपीआर जीपीएस तरीके से भूतशाला का साइंसी सर्वे कराया जाए। हिंदू फरीक ने यहाँ होने वाली नमाज पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया था। यहाँ कमाल मौलाना दरगाह भी है जिसके ताल्लुक से तनाज़ा जारी है। हिंदू फरीक का इल्जाम है कि भूतशाला एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाघ देवी का मुजस्समा नस्ब किया गया था और बाद में मुस्लिम हुक्मरान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके बाक़ियात मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में मौजूद होने की बात भी कही जाती है। यह मस्जिद भूतशाला के इहाते में ही वाक़े है, जबकि देवी का मुजस्समा लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। वाज़ेह है कि भूतशाला में जुमे के रोज़ मुस्लिम फरीक को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दाखिले की इजाज़त है। मंगल के रोज़ यहाँ हिंदू फरीक को पूजा करने की इजाज़त मिली हुई है, यानी दोनों फरीक़ैन को अलग अलग दिनों में अपनी इबादत करने की इजाज़त है। इन 2 दिनों में दोनों फरीक़ैन बगैर किसी फीस के यहाँ दाखिल हो सकते हैं। बाकी के दिनों में 1 रुपये का टिकट लगता है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू फरीक को पूरे दिन पूजा करने की इजाज़त दी जाती है। मालेगांव धमाका केस में एनआईए अदालत से बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी। एनआईए की खुसूसी अदालत ने पीर को बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया, जो साल 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में मुलजिम हैं। अदालत ने यह वारंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बार वार्निंग के बावजूद अदालत में पेश न होने पर जारी किया है। मालेगांव बम धमाका केस में बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर और दीगर 6 मुलजिमान को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी यूएपीए और ताज़ीरात हिंद आईपीसी की दफात के तहत मुकदमे का सामना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की अदालत फिलहाल ज़ाब्ते फौजदारी प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत मुलजिमीन के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। अदालत ने मुलजिमान को अदालत में पेश होने की हिदायत की थी। पिछले महीने जज ने ठाकुर को खबरदार किया था कि अगर वो अदालती कार्रवाई में शिरकत करने में नाकाम रही तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जब पीर को भी प्रज्ञा ठाकुर अदालत में हाजिर नहीं हुई तो स्पेशल जज AK लाहौती ने इनके खिलाफ 10,000 रुपये का वारंट जारी किया और तहकीकाती एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इंडोनेशिया में बारिशों से तबाही, दर्जनों हलाक। इंडोनेशिया में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी शदीद बारिशों से तबाही की सूरत हाल है। हुक्काम का कहना है कि शदीद बारिशों से 19 अफराद हलाक जबकि 700 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि इंडोनेशिया के सूबे वेस्ट समात्रा में बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 70,000 से ज़्यादा लोग नखले मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पड़ांग समेत दीगर इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी बारिशों के नतीजे में कमोबिश 700 मकानात तबाह हो गए और कई पुल और स्कूलों को नुकसान पहुँचा, जबकि 113 हेक्टेयर ज़राई ज़मीन भी मुतासिर हुई है। इंडोनेशिया के रेस्क्यू एजेंसी का कहना है कि 150 रेस्क्यू एहलकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इंडोनेशिया की डिजास्टर एजेंसी की जानिब से आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात के पेश नज़र सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मज़ीद नुकसानात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।